हेलो फ्रेंड्स, सृजन आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कल आप लोगों को मैंने तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के क्वेश्चंस लगवाने स्टार्ट किए थे। हमने कहा था कि चूंकि इसमें केवल तुगलक नहीं सैयद लोदी भी है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो कुछ क्वेश्चंस कल हमने हैंडल किए थे और बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग आज देख लेंगे। और वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए अब सीधे मुद्दे पर ही आ जाते हैं। तो कल जहां तक क्वेश्चन लगाया गया था उसी में कुछ तुगलक के जो बचे हैं वो, प्लस सैयद लोदी वंश जो बहुत मामूली 8-10 क्वेश्चन और होते हैं। तो सीधे सीधे हम लोग आ जाए क्वेश्चंस पर, देखा जाए। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन भी है ये। इसका आंसर जो है वो फिरोज तुगलक है। फिरोज तुगलक के बारे में कुछ फैक्ट्स हमने पहले भी बताए थे। इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था और कई नगरों की स्थापना भी किया था, कई नगर बसाए थे, जिसमें आपका फतेहाबाद, हिसार फिरोजदा, जौनपुर, फेमस जो प्रमुख नगर है, ये जौनपुर नगर बसा था। इसने अपने चचेरे भाई जौना खां मतलब मोहम्मद तुगलक की मेमोरी में, ठीक है। तो फिरोज तुगलक के बारे में फिर हम बहुत शॉर्ट में बता दें। सिंचाई के लिए नहरों का एक विशाल जाल बिछा दिया इसने, आया हुआ क्वेश्चन है। सिंचाई कर लिया हक ए शर्फ या सुर्स नाम से, आया हुआ क्वेश्चन है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की और कई नगर बसाया, आया हुआ क्वेश्चन है। फिरोजाबाद भी एक नगर उसका है। तो उसके बाद अशोक के 2 स्तंभों को जो टोपरा और मेरठ में थे उनको दिल्ली ले आया, फिरोज तुगलक है। उसके बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया, शिक्षा के क्षेत्र में काफी उसने कार्य किया था। तो ये कुछ खास खास बातें हैं जो फिरोज तुगलक में कई विभाग उसने बनवाए, जैसे दीवाने बंदगान, जैसे दीवाने इस्तेहकाक पेंशन विभाग कह लीजिए, रोजगार कार्यालय, विवाह कार्यालय, दारुल शफा खराती अस्पताल जिसको कहते हैं, दीवाने खैरात। तो 10-12 ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कहते भी है कल्याणकारी लेकिन निरंकुश स्वेच्छाचारी। तो कल्याणकारी कार्यों में सभी ये लिस्ट आती हैं। फलों के अनेक बाग लगवाए, फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास किया, सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को समाप्त कर दिया, आंतरिक व्यापारी कर को समाप्त कर दिया। तो यही 10-12-15 फैक्ट्स हैं जो फिरोज तुगलक के बारे में आते हैं। और एक खास बात इन्हीं कार्यों में कि उसने सैन्य पद को वंशानुगत कर दिया। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अगर किसी सैनिक की मृत्यु हो जाए तो उसका पुत्र, वो ना हो तो उसका दामाद, दामाद ना हो तो उसका दास आकर सेवा में शामिल हो सकते हैं, मतलब सैन्य सेवा को ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सैन्य पद को वंशानुगत करके कहीं ना कहीं उसने अपनी सैनिक क्षमता को जरूर कमजोर किया, सैनिक योग्यता को बहुत कमजोर किया, ठीक। तो ये 12-15 फैक्ट्स हैं जो कुछ एग्जाम से खूब आते भी हैं, और एक बार में जब पढ़ा तो फिरोज तुगलक बारे में फिर सभी को एक बार दिमाग में एक बार रिकॉल कर लिया, इससे रिवीजन नंबर ऑफ टाइम्स अपने आप होता जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए उसका फायदा हुआ। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था। अब अगर आप उस क्वेश्चन को लगाते समय फिरोज के बारे में जो 10-12 कॉमन फैक्ट्स हैं जो हमेशा आ रहे हैं, अगर एक बार क्लियर कर लिया तो कोई समस्या नहीं, फिर फिरोज तुगलक, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वही सब फैक्ट्स आपको जानने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, यह भी फिरोज तुगलक है। फिरोज तुगलक ने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था किया था। फिरोज तुगलक देखिए धार्मिक रूप से बड़ा कट्टर था, इसीलिए इसको सिकंदर लोदी और औरंगजेब का पूर्वगामी अग्रगामी कहते हैं, क्योंकि उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। खूब क्वेश्चन आता है। पहले उसने कहा कि इस्लाम में स्वीकृत केवल 4 ही कर लगाएंगे, जजिया, जकात, खराज और खुम्स। लेकिन बाद में उसने उलेमाओं से अनुमति लेकर ही सही सुर्स या हक के शर्फ, जिसको सिंचाई कर कहते हैं, लगा दिया 1/10 भाग। उसके बाद और भी उसने धार्मिक, जैसे उसने जो उसके जो अभियान थे, चाहे नागरकोट अभियान हो, चाहे वो जो ज्वालामुखी मंदिर वाला, उसके अभियान का उद्देश्य यही था मंदिरों और मूर्तियों को क्षति पहुंचाना। तो धार्मिक रूप से थोड़ा सा कट्टर था फिरोज तुगलक। उसने कहा था कि जो हिंदू
मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेगा, उसको जजिया से मुक्त कर दिया जाएगा। कुछ ऐसी कुछ चीजें थी फिरोज तुगलक के बारे में। फिलहाल अभी यहाँ के क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर हो गया फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। ध्यान रखिएगा, हमने आपसे कहा था जब भी ऐसा आए तो आपको अलर्ट रहना है, सही या गलत क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सही। इसको गोला बना लीजिए ताकि कोई गलती से गलती न होने पाए, ये ध्यान रखना है। तो सही कूट है, फिरोज तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। ठीक है, ये सही है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। सही है, 1412 तक ये था फिरोज तुगलक के बाद, और यही अंतिम था। उसके बाद 2 वर्ष तक इसके वजीर ने सत्ता संभाले रखी थी। उसके बाद तैमूर ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया। यही गलत है। ठीक, 3 गलत है आपका। अब अगर आपको मान लीजिए, अब दूसरा तरीका बताएं, आपको पहले भी बताए हैं, मान लीजिए आपको ये ऊपर अभी नहीं पढ़ा या नहीं आ रहा था, आपको पहले इसको ये आ रहा था कि तैमूर ने किसके समय आक्रमण किया था। तो तैमूर ने 1398 में किसके समय आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन के समय में, जो अंतिम शासक ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, इसमें नासिरुद्दीन, उसका वजीर कौन था? मल्लू इकबाल, दोनों भाग गए थे। तो नासिरुद्दीन के समय में, अब आपको ये मालूम है कि ये गलत है। इसका मतलब किसी भी ऑप्शन जिसमें 3 है वो आंसर हो ही नहीं सकता। तो देखिए अपने आप ये भी कट जाएगा, अपने आप ये भी कट जाएगा। अब आपके पास अगर गेस भी करना है तो केवल एक फैक्ट के आधार पर आप कम से कम यहां तक पहुंच गए कि या तो ए होगा या तो सी होगा, और कुछ नहीं हो सकता। और कहीं अगर दूसरा भी आप कंफर्म हो जाएंगे तो दूसरा केवल एक ही में है। दूसरा क्या है? अगर ये कट गया तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन था। ये बिल्कुल सही है, 1394 से 1412 तक ये शासक था। अगर आप क्रोनोलॉजी पढ़े होंगे तो आप जान ही रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, और फिर बीच में फिरोज के बाद गैप है 88 से 94 तक, कोई योग्य शासक नहीं है, नाम भी नहीं जानना है आपको। फिर 94 से लेकर 12 तक, बाद में 12 के बाद तुगलक वंश में कोई शासक नहीं था, लेकिन दौलत खान लोधी के हाथ में सत्ता रही थी, उसी को हरा करके खिजर खान ने सैयद वंश की स्थापना किया था। तो ऐसी स्थिति में अगर ये मालूम हो गया कि ये सही है, तो इसका मतलब कि वो ऑप्शन जिसमें 3 होगा वो नहीं लेना है, अरे लेकिन 2 हो, 3 ना हो और 2 हो, तो 3 ना हो, 3 ना हो कट गया, 2 हो, 2 इसमें है ही नहीं, केवल इसमें है। तो देखिए इसी से आपका काम हो गया। अब पहला नहीं भी आ रहा है तो काम चल जाएगा, क्योंकि 2 किसी में और में है ही नहीं है। अगर यहां है तो 3 के साथ है, जबकि 3 हो ही नहीं सकता। यहां पर भी 3 तो पहले ही कट चुका है। तो ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चंस लगाने का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से, क्वेश्चन है आपका, कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? मतलब तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? तो आप अगर खिलजी वंश पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान होगा, हमने क्वेश्चन लगाया था, जरूर चर्चा पिछला आप सीरीज देखिएगा, सुनिएगा, तो आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का समय वंश का जो अंतिम शासक था मुबारक शाह खिलजी, जिसपे एक ही क्वेश्चन हम बार बार कहते आता है, किसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था, उसी के समय में, शासन के अंतिम समय में, जिसको उसने प्रधानमंत्री बनाया था खुसरो शाह को, उसका प्रभाव था। और बाद में खुसरो शाह ने इसकी हत्या भी कर दी थी मुबारक खिलजी की। उसी खुसरो शाह को हरा करके गयासुद्दीन तुगलक ने नए राजवंश की स्थापना की थी। तो वो कौन होगा? गयासुद्दीन तुगलक, उसी को कहते हैं गाजी मलिक। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक, या दूसरे शब्दों में इसका क्वेश्चन हो गया तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? बिल्कुल फैक्चुअल, कोई दिक्कत नहीं। मोरक्को, सॉरी मोरक्को, जिसको कहीं कहीं कभी कभी मूर देश भी लिखा होता है, मूर देश भी, या अफ्रीका कह लीजिए, अफ्रीका के मोरक्को से। और इनके बारे में हम कल वाले सेशन में सब कुछ बता चुके हैं कि 1333 में आया था मूर देश से। यहां पर उसको दिल्ली के काजी के पद पर भी नियुक्त किया था मोहम्मद तुगलक ने। उसके पश्चात इसने एक, इसकी रचना है रेहला अरबी भाषा में, वो भी आपको जानना है।
इसके बाद सुल्तान ने इसको अपना दूध बनाकर 1341 में चीन शासक तोगन तिमूर के दरबार में भेजा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है। और बस हमारे समझते इब्न बतूता के बारे में बहुत सफिशिएंट है। इसने डाक विभाग का उल्लेख किया हुआ जो क्वेश्चन आ भी गया है। तो जब आया, यही आपको करना है। देखिए आपको थोड़ा सा लगेगा कि मेरे मतलब 15 ही क्वेश्चन लगाए, लेकिन कभी आप गहराई से देखिएगा कि आप कहां कहां तक एक क्वेश्चन को टच करते हैं 20 क्वेश्चन लगाने के बाद, कि आप कितना दायरा आप कवर करते हैं। बहुतों को ऐसा लगता होगा कि आधे घंटे चलेगा और 20 क्वेश्चन केवल लगा, लेकिन तरीके को समझिएगा तो आपको लगेगा कि कुछ गहराई से काम हो रहा है, सलीके से कोई काम हो रहा है। तो इब्न बतूता से पूरी पूरी बात जान गए, कोई भी एक क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई समस्या नहीं आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से किस सुल्तान ने जैन सन जम्बू जी को भू अनुदान प्रदान किया था? मोहम्मद तुगलक है। इसका आंसर आपको जानना है, मोहम्मद बिन तुगलक। आप जानिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक, पीछे भी ये चर्चा हुई है कि मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक रूप से बहुत उदार था। वह हिंदुओं की होली आदि त्योहार में भाग लेता था। उसने दरबार में 2 जैन संतों राजशेखर और जिन प्रभु सूरी को संरक्षण दे रखा था। यही नहीं बल्कि जैन संत जम्बू जी को भी भूमि अनुदान दिया हुआ था। तो जम्बू जी, राजशेखर और जिन प्रभु सूरी, आपको तीनों को कलेक्ट रखना। दो सब क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सेशन में। राजशेखर और आपका जिन प्रभु सूरी दोनों का नाम आ चुका है पिछले वाले सीरीज में, कल वाले सीरीज में। तो अब सब कवर हो गया। अब मोहम्मद तुगलक के बारे में भी हो गया कि वह धार्मिक रूप से सहिष्णु था, हिंदुओं के होली आदि त्योहार में भाग लेता था। उसने जो सैन्य अभियान भी किया था नगर ज्वालामुखी पर, नागरकोट वाला भी, उसके भी पीछे उद्देश्य मंदिरों को क्षति पहुंचाना नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? अभी हमने आपसे बोला था फिरोज तुगलक ने फलों के अनेक बाग लगवाए और उनकी गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया। जब हमने फिरोज तुगलक बारे में पूरी लिस्ट दी, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फिरोज तुगलक द्वारा चढ़ाया गया चांदी का सिक्का शशनागी कितने जीतल का था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वो 6 जीतल का है, यही इसका आंसर होगा। फिरोज तुगलक ने अद्धा एवं बिक नामक भी सिक्के चलाए थे। फिरोज ने अद्धा एवं बिक, ये भी जान जाइए कभी आ जाए, और ये आप जान ही गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में गलत कथन है। क्या पूछ रहा है? गलत कथन है, अलर्ट रहना है, गलत पे अलर्ट रहना है। खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। खिज्र खां से अगर कोई एक क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन मुख्य है। क्या सैयद वंश का संस्थापक कौन था और दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, वो यही खिज्र खां है। तैमूर जाते समय इसी खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त करके गया था। फिर इसी खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना किया। ठीक, तो ऐसी स्थिति में उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की बल्कि रैयत ए आला की उपाधि धारण की। इसका मतलब सही हो गया। नेक्स्ट पे आप आइए। तैमूर ने खिज्र खां समय आक्रमण किया था। अभी आप पीछे पढ़े हैं तैमूर ने किसके समय आक्रमण किया? तो तैमूर ने 1398 में नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय में आक्रमण किया था। और खिज्र खां तो उसका गवर्नर ही है, क्योंकि तैमूर जाते समय खिज्र खां को अपना लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त करके गया था। तो अगर हल्का सा भी ये याद है तो बिल्कुल अपने आप में क्लियर हो गया कि गलत हो गया ये। तो आपका ये खिज्र खां के समय आक्रमण किया था, ये गलत हो गया तैमूर ने, और यही आपका आंसर भी हो गया। इट मींस कि आपका क्लियर तो हो गया, बट और जान लेने से फायदा क्या होगा कि कम से कम 2 फैक्ट्स आपके और क्लियर हो जाएंगे। तो सब सही होगा, ये भी सही होगा। याहिया बिन सरहद तो मुबारक शाह रचना, ये भी सही होगा। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है तारीख ए मुबारक शाही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में गलत कथन, फिर अलर्ट रहना है। गलत। बहलोल लोदी ने मुस्लिम शिक्षा में सुधार हेतु तुलुम्बा के विद्वान शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्ला को आमंत्रित किया था। सही है या गलत है? तो यही गलत है। ये किसने किया था? ये सिकंदर लोदी ने किया था। अब सिकंदर लोदी की बात आएगी और शिक्षा से मतलब बात आ गई
तो 2-3 फैक्ट्स आपको जानना चाहिए। क्या क्या? कि सिकंदर लोदी ने मस्जिदों को शिक्षा का केंद्र बनाना शुरू कर दिया। इसी के समय में संगीत पर लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। इसी के समय में, ये संगीत पर है, कभी कभी ही पूछता है किस विषय पर है ये। फिर इसी के समय में फरहंगे सिकंदरी की रचना हुई। ये आयुर्वेद पर है। और ये सभी क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो गया क्लियर है कि ये गलत है। अब सही भी है, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर बसाया, बिल्कुल सही है ये। सिकंदर ने हिंदुओं को यमुना में स्नान करने से, सिकंदर भी, अभी हमने कहा कि फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी, मतलब उस जैसा ही इसका धार्मिक क्षेत्र में विचार था। सिकंदर लोदी भी वैसा ही था। सिकंदर लोदी धार्मिक कट्टर था। उसने हिंदुओं को यमुना में स्नान करने से मना कर दिया, वहां सर मुड़ाने से मना कर दिया। उसने यही नहीं, शिया मतावलंबियों के भी बहुत धार्मिक पुस्तकों को जलवा दिया। उसने ताजिए के जुलूस को बैन कर दिया। उसने स्त्रियों को पीरों की मजार पर जाने से मना कर दिया। तो सिकंदर लोदी से जुड़े हुए ये उसकी धार्मिक कट्टरता के एग्जाम्पल हो गए। सिकंदर लोदी से क्वेश्चन और भी बड़ा अच्छा सा आता है, आगरा हो गया। उसने जकात, अनाज पर से जकात कर को हटा दिया था। उसका क्वेश्चन मिले भी आपको आगे किसी सेक्शन में बता दिया। उसके बाद सिकंदर ने हिंदू को, सिकंदर ने बोधन नामक एक हिंदू को दंडित किया, ये भी आपका सही है, क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को एक समान बराबर बता रहा था। तो ऐसी स्थिति में आपको 3 ये जानकारी भी हो गई, ये गलत है, ये आंसर हो गया, जानकारी हो गई। और गलत है तो सही क्या है वो भी जानकारी आपकी हो गई। 4-5 क्वेश्चन अपने आप कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सही कथन या कथनों का चयन। आपसे पूछ रहा है, ध्यान फिर रखना है, सही कथन कूट दिया हुआ है। फरहंगे सिकंदरी संगीत पर, अभी आपने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में देखा है। फरहंगे सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी किस पर है? आयुर्वेद पर है। अभी आपने देखा, हमने लिख ही दिया, तो आपका काम हो गया। इसका मतलब ये गलत हो गया। संगीत पर कौन था? लज्जत सिकंदर शाही, अभी आप पीछे हमने लिख ही दिया था। इब्राहिम लोदी शहनाई, उसने कहा, अभी हमने बताया था कि इब्राहिम लोदी नहीं बल्कि शहनाई, ये भी गलत हो गया आपका। शहनाई सुनने का कौन था? शहनाई सुनने का शौकीन था सिकंदर लोदी। संगीत प्रेमी था, लज्जत सिकंदर शाही की रचना हो गई। शहनाई सुनने का शौकीन था और कवि भी था, विद्वान था। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी, वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो ठीक है, ये भी गलत हो गया। दूसरा भी। तीसरा, इब्राहिम गुलरुखी उपनाम से आई गया, तो इब्राहिम नहीं है, वो सिकंदर है। तो गुलरुखी उपनाम से कविता कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। फिर आ गया इब्राहिम लोदी घटोली के युद्ध में राणा सांगा से, यही सही है आपका, और यही आपका आंसर हो जाएगा। केवल 4। अब देखिए कठिन हो गया थोड़ा क्वेश्चन, केवल एक ही सही है। घटोली का युद्ध जो 1517-18 में हुआ था राणा सांगा से इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का 2 ही युद्ध है, वही इंपॉर्टेंट भी है। 1517-18 में इब्राहिम लोदी घटोली के युद्ध में हारा, और फिर 1526 में बाबर से पानीपत के युद्ध में हारा, और इसी के साथ मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर जस्ट चर्चा हो गई, बिल्कुल समय नहीं देना है, वो है कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने अनाज पर से जकात, अभी आपको कल वाले सेशन में आपको प्रशासन पे हम चर्चा करेंगे, जितने क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन होंगे वो सब लगा देंगे। तो वहां पे हम राजस्व प्रशासन में जजिया, जकात, खराज, खुम्स, जो 4 प्रकार के मुख्य कर है उनकी भी चर्चा करेंगे। जैसे उसमें जकात धार्मिक है, जजिया, खराज और खुम्स गैर धार्मिक है। जकात स्वेच्छा से लिया जाता था, कोई बल प्रयोग नहीं, केवल मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया, खराज और खुम्स जो गैर धार्मिक था, वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, बल प्रयोग भी किया जाता था। सबकी चर्चा हम कल डिटेल में करेंगे अगले वाले सेशन में, जब प्रशासन की बात आएगी। और फिर एक लास्ट रहेगा आपका साहित्य और स्थापत्य को लेकर, या समाज और संगीत आदि सब मिला जुला करके। तो फिलहाल सिकंदर लोदी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? क्रोनोलॉजी को लेकर 1-2 बार क्वेश्चन आए हैं, तो कम से कम जब शुरुआत आप करें तो पूरा आपको जरूर जानना चाहिए।
जैसे आप अगर गुलाम वंश में आएंगे तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करना है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, फिर बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स। इस पर भी क्वेश्चन आया भी, हमने लगवाया भी था, लेकिन आपको एक क्रोनोलॉजी मालूम होनी चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है कि इससे आपको पढ़ना आसान हो जाता है। क्वेश्चन न भी आए तो आप शासकों को एक सीक्वेंस में जान रहे होते हैं, हिस्ट्री आपकी थोड़ा सा आसान हो जाती है, कब की बात हो रही है, किस टाइम फेज का दौर है। फिर उसके बाद खिलजी वंश में आ जाएंगे तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, मुबारक खिलजी। शिहाबुद्दीन उमर वही शॉर्ट टाइम के लिए हमने बताया था आपको। फिर आप तुगलक वंश में आ जाएंगे तो क्रोनोलॉजी में आपको आ जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, फिर थोड़ा सा गैप देकर नासिरुद्दीन जो अंतिम शासक था, भी चर्चा हुई थी। फिर आप आ जाएंगे सैयद वंश में तो खिजर का संस्थापक था, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह, और लास्ट में आप आ गए लोधी वंश जो पूछ ही रहा है, तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। जो ऑप्शन में हो जाए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, यही आपके ऑप्शन में है, यह आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किसे हराकर, चर्चा अभी जस्ट हुई है, 21 अप्रैल 1526, डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे मुगल साम्राज्य में। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहले युद्ध में, पानीपत के देखिए 3 युद्ध है, 21 अप्रैल 1526 का एक युद्ध हो गया, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। फिर उसके बाद 1556 में हो गया, वो भी कहीं ना कहीं पुनर्स्थापना की बात की जा सकती है उस युद्ध में, क्योंकि अकबर को पुनः सत्ता प्राप्त हुई थी। उसके बाद फिर तीसरा युद्ध है 1761 में 14 जनवरी को, जो मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा। उसमें आपका मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मराठे बहुत बुरी तरह से परास्त हुए थे, और उसके बाद भारत का भविष्य का लीजिए बिल्कुल टर्न कर गया एकदम अलग से, अंग्रेजों के पास हाथ पे सत्ता चली गई। तो आएगा, सब चर्चा हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी आपका इसका आंसर हो जाएगा, पानीपत के पहले युद्ध में सबसे अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी, यही परास्त हुआ था, हमारा भी गया। 2 युद्ध इसके हुए थे, घटोली का युद्ध और पानीपत का युद्ध। तो ये इतने क्वेश्चंस आपके हो गए लोधी वंश तक के, पॉलिटिकल आपका ऐबक से लेकर कह लीजिए गुलाम वंश के पहले शासक से और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी तक। अब अगली चर्चा, एक सेशन आपका जाएगा प्रशासन पर और एक सेशन आपका जाएगा साहित्य स्थापत्य और कुछ अन्य समाज या कुछ तकनीकी जो इस समय प्रगति हुई थी, जैसे रेशम आदि का, चरखा वगैरह का, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और इसके साथ ही आपका फिर दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग अगर समझदारी से काम ले रहे होंगे और समझेंगे कि क्वेश्चंस आपको कैसे मिल रहे हैं, पहले आपको लग सकता है कि आधे घंटे केवल 20-25 क्वेश्चन, लेकिन आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा काम आप कर जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप खुद भी इसका लाभ लीजिए, और कभी हमने ये तो नहीं कहा, लेकिन हम आज कहेंगे कि अगर ठीक समझ में आ रहा है तो इसको शेयर भी करिए, ताकि आप ही नहीं, आपसे जुड़े हुए जो और लोग भी हैं उनको भी इसका लाभ मिले, जो घर पे बैठे हैं, तैयारी खुद से कर रहे हैं, तैयारी हो चुकी है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि क्वेश्चन लगाने के साथ ही लगभग पूरा रिवीजन भी हो जाए कम समय में, तो उनको उसका लाभ मिले। लाइक करिए, शेयर करिए। कल आपको फिर मिलते हैं प्रशासन वाले सेक्शन में। थैंक यू।